हमारे देश का मीडिया आपको जब भी कोई बड़ा विवाद होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, उस दिन तो बड़े जोर शोर से खबर दिखाता है, लेकिन उसके बाद आपको फॉलो अप नहीं दिखाया जाता। उसके बाद क्या हुआ ये कभी भी आपको बताया नहीं जाता। पालघर में जो घटना हुई थी उसे 7 दिन बीत चुके हैं जब साधुओं की निर्मम हत्या वहां पर की गई थी, और अब मीडिया के लिए, हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए ये खबर मर चुकी है। किसी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि हम लगातार इन्वेस्टिगेट करेंगे और लगातार इस खबर का फॉलो अप करेंगे। इसलिए आज हम महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की हत्या के मामले पर आपके लिए एक बड़ा खुलासा करेंगे। जी न्यूज पर आज आप इस घटना की सबसे बड़ी गवाही सुनने वाले हैं। यह गवाही उस चश्मदीद की है जिसके सामने हिंसक भीड़ साधुओं की हत्या करने पर उतारू हो गई थी। यह वो चश्मदीद है जो सबसे पहले उस जगह पर पहुंची थी जहां 16 अप्रैल को पुलिस के सामने ही 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह चश्मदीद पालघर में डहाणू इलाके के एक गांव गढ़चिंचले की सरपंच हैं जिनका नाम है चित्रा चौधरी। गढ़चिंचले गांव के पास ही साधुओं की लिंचिंग की यह घटना हुई थी। हमने आज चित्रा चौधरी से बात की है। चित्रा हिंदी में बात नहीं कर पाती, वो मराठी में बात करती हैं, इसलिए ये बातचीत मराठी भाषा में है। सबसे पहले हम आपको इस गवाही की कुछ बड़ी बातें बताते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मराठी भाषा समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। चित्रा ने 16 अप्रैल की इस घटना के बारे में हमें बताया। उन्हें रात 8:30 बजे के करीब यह पता चला कि चेकपोस्ट पर एक गाड़ी रोकी गई है। अगले 15 मिनट में वो अपने घर से निकलकर इस चेकपोस्ट पर पहुंच गई। चेकपोस्ट पर उन्होंने गाड़ी को देखा और उस गाड़ी के अंदर बैठे साधुओं को देखा। ये साधु तब तक जिंदा थे। गाड़ी के अंदर से ही साधुओं ने उन्हें नमस्कार किया। ये साधु नहीं जानते थे तब तक कि उनकी मौत साक्षात उनका इंतजार कर रही है। सरपंच चित्रा ने साधुओं से पूछा कि वो कौन है और उन्हें कहां जाना है। जब यह बातचीत हो ही रही थी तभी हिंसक भीड़ ने साधुओं की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और उस गाड़ी को पलट दिया। सरपंच चित्रा का दावा है कि पुलिस के आने तक वो लोगों को समझाने की लगातार कोशिश करती रही। हिंसक भीड़ उन पर नाराज भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने किसी तरह से 2-3 घंटे तक इस भीड़ को कुछ हद तक काबू में रखा और साधुओं की हत्या नहीं करने दी। रात को 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ से घिरे 3 लोगों में से 2 को उसने पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन जब बुजुर्ग साधु पुलिस वाले का हाथ पकड़कर फॉरेस्ट चौकी से बाहर निकल रहे थे तो भीड़ लाठियां और डंडे लेकर उस बुजुर्ग साधु पर टूट पड़ी। चित्रा का दावा है कि लोगों को रोकने की कोशिश में उन्हें खुद भी चोटें आईं और वो भी किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागी और अपने घर पहुंच गई। रात को करीब 12 बजे वो दोबारा इसी चेक पोस्ट पर पहुंची और तब उन्होंने वहां पर दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर की लाशों को देखा। यह तो पालघर में उस रात की कहानी थी, लेकिन इस महिला सरपंच ने जो बड़ी बातें बताई हैं उन बातों के आधार पर कुछ सवाल उठते हैं, और वो ये कि क्या साधुओं की हत्या करने के लिए भीड़ को कुछ स्थानीय नेताओं ने उकसाया था। आज हम जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि आदिवासियों ने इन साधुओं को चोर समझकर मार डाला और ये कहानी समाप्त हो गई। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये मासूम आदिवासी थे ही नहीं। आपको याद होगा जब इस घटना का वीडियो आया था तब आरोप ये लगे थे कि भीड़ में एनसीपी और सीपीएम के कुछ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी थे। इसमें प्रमुख तौर पर एनसीपी के जिला पंचायत के सदस्य काशीनाथ चौधरी का नाम लिया गया था। सरपंच चित्रा चौधरी ने भी हमें बताया कि काशीनाथ चौधरी के आने के बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई थी। वहां सीटियां बजाई जा रही थी और काशीनाथ का नाम लिया जा रहा था। चित्रा के मुताबिक उसने ये नहीं देखा कि तोड़फोड़ और हिंसा किस तरह से हुई, लेकिन वहां पर पुलिस वाले और काशीनाथ चौधरी मौजूद थे। चित्रा का दावा है कि उसकी जितनी क्षमता थी उसने हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश की। पीड़ितों को पुलिस की हिरासत में भी दे दिया गया। अब यह पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो अपना कर्तव्य निभाते और इन तीनों लोगों की जान बचाते, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं।
चित्रा का कहना है कि काशीनाथ चौधरी जब आए थे तो वो भीड़ को वहां से हटने के लिए समझा सकते थे, उसको कंट्रोल कर सकते थे। चित्रा ने सवाल उठाए हैं कि काशीनाथ के आने के बाद भीड़ इतने हथियार लेकर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में कैसे जुटने लगी, भीड़ वहां पर बढ़ने कैसे लगी। ये सब वो जानकारी है जो सरपंच चित्रा चौधरी ने हमें फोन पर बताई है। उन्होंने कैमरे पर भी करीब करीब यही बातें कही हैं और उस दिन की घटना के बारे में बताया है। चित्रा की इस गवाही को आज पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए यह खबर छोटी हो सकती है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता होगा कि इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मारा गया, पहली बात। और हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं, डिजाइनर पत्रकार ऐसे हैं, वो अपनी आवाज तभी उठाते हैं जब एक खास समुदाय का व्यक्ति मारा जाता है। वो पहले उसमें धर्म का एंगल देखते हैं। अगर उसमें वो धर्म का एंगल नहीं मिला तो फिर मोमबत्तियां नहीं जलाई जाती, विरोध प्रदर्शन नहीं किए जाते, बड़े बड़े लेख नहीं लिखे जाते, बड़े बड़े नेता सामने आते नहीं अपने बयान देने के लिए, और सब चुप हो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है, क्योंकि मरने वाले साधु थे, मरने वालों ने भगवा पहना हुआ था। इसलिए हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आपने देखा होगा अंग्रेजी बोलने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी सबकी आत्माएं अभी सोई हुई हैं। यही लोग अगर किसी और धर्म के होते तो अब तक इस देश में हंगामा मच गया होता। पिछले 7 दिन से देश के न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में कुछ और खबर अभी तक नहीं छपी होती। अब आप चित्रा की इस गवाही को सुनिए। काशीनाथाला और पब्लिक पण एकत्र झाली जमा। काशीनाथाला ओरडू लागले, शिट्या मारू लागले, तेव्हा एकत्र पब्लिकची गोळा झाली हत्यारा घेऊन। तोपर्यंत मला पण सुचत होते सरपंच कुठे गेले। नंतर ते दगडफेक केली स्टेशनात, तेव्हा ते खिडक्या तुटल्या नाही पण पेढा गेल्या। तेव्हा मी मागचे दरवाजे वाटले, मी माझा जीव कसा बसा मी घेऊन माझ्या घरी पळाले। आणि कसं काय त्यांना मर्डर केलं, कसं तोडफोड केली पोलिसांनी ते साहेब मी बघितलं नाही। तेव्हा काशीनाथ चौधरी होता आणि ते पोलीसवाले त्यांच्या ताब्यात ते गाडी घेऊन बसले। म्हटले माझी जबाबदारी संपली ना, आता पोलीसवाल्याला त्यांचं कर्तव्य पाडायला पाहिजे। जोपर्यंत माझ्या ताब्यात होते तोपर्यंत एवढे 3 तास मी कंट्रोल केलं, एकट्या बाईने तिथं कंट्रोल केलं एवढं। तोपर्यंत मी त्यांना काहीच नाही होऊ दिलं। तिथे नंतर पोलीसवाले आले आणि पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी आलेला त्यांनी पण नाही साहेब आवाज उचलला, काय सरपंच बाईचं मानायला तयार नाही तर माझी तरी आहे का असं। त्यांनी पण काहीच आवाज उचलला नाही आणि पोलिसांनी पण काहीच आवाज उचलला नाही। नंतर ते पोलीसवाले आले आणि व्हिडिओ खेचत होते, ते गाडीची तोडफोड झालेली, ते साधू आणि तो ड्रायव्हर ते गाडीतच होते। तोपर्यंत आमची जबाबदारी, आम्ही किती कंट्रोल केलं, 3 तास कंट्रोल केलं आणि पोलीसवाले नाही आले तर आम्हाला पण तिथे जागेवर मारलं असतं। दगडफेक केली, मला पण लागली सगळी चप्पल, पण माझी चप्पल तुटून गेली, मी पण पडली चेकनाक्याजवळ। नंतर मी आत घुसली, तेव्हा मी मागच्या दरवाजे वाटे निघून इकडे घरी पळाले, माझा कसा बिसा जीव बचावला। तेव्हा पोलीसवाले आले, तेव्हा ते तिघे पण गाडीतच होते। पोलीसवाले आले आणि ते बोलले काय उठा असं, ते साधू महाराजांना सांगत होते काय उठा। आम्ही आले तोपर्यंत आता काही घाबरू नका। ते उठले आणि दोघे ड्रायव्हर आणि तो दुसरा साधू होता, तो डायरेक्ट इथं त्यांची गाडी आणि पोलीसवाल्यांची तिकडनं गाडी होती, दांड्याची तिकडनं होती आणि इकडनं गाडी होती। तोपर्यंत ते आले आणि ते साधू महाराज, ते ड्रायव्हर साधू महाराज दुसरा होता, तो डायरेक्ट पोलीसवाल्या गाडीत जाऊन बसले। ते दोघे जाऊन बसले आणि एक मतारा सारखा होता, तो मतारा मागून उठला आणि गाडीतून असा निघाला चेकनाक्याजवळ। तेव्हा ते पोलीसवाला मेजर कोण साळके म्हणून त्यांनी हाताला पकडलं आणि त्यांना असं त्यांच्या गाडीत प्रयत्न केला न्यायचा। ते दोघे जाऊन बसले आणि हा मतारा सारखा होता, त्याला दगडफेक केली, तेव्हा मला पण लागला आणि ते म्हाताऱ्याला पण लागलं। तो साधू होता, रक्त पूर्ण यायच्या त्याच्या डोक्याला। तोपर्यंत गाडीतून बाहेर काढले, तेव्हा दगडफेक केली, तेव्हा मला पण मारलं असं खूप दगडाने, मुगा मार लागला। मी पण तिथे चेकनाक्याजवळ पडली, माझी पण चप्पल तुटली, तरी पण मी कशी बसी त्या चेकनाक्यात घुसली आणि तेव्हा परत लगेच हल्ला केला आमच्यावर। त्या चेकनाक्यात लपले, तिथे दगडफेक केली, काही सरपंच बाई याच्यात घुसली असं दगडफेक केली। तोपर्यंत मी एकदम घाबरलेले, एकदम जाम घाबरलेले। राष्ट्रवादीचे आहेत आणि मी बीजेपीचे सरपंच आहेत, पण साहेब आम्ही राजकारण असं काहीच कुठे करत नाही। आजपर्यंत एवढं मर्डर झालं, काही घटना घडली मी नाही बघितली, पण साहेब घेऊन गेले तेव्हा मी बघितले, 2 मर्डर खाली होते, गाडीत मर्डर होते। मी इथे राजकारण करत नाही असं पण तिथं पण ते माणसं आहे, काही पोरं आहेत, काही जेंट्स आहेत, मी एवढी पब्लिक मी नाव नाही सांगू शकत,
पण मी एवढी विनंती करते काय चेक नाके तर कॅमेरे होते, सीसीटीव्ही कॅमेरे होता, ते फुटेज जर चेक केले तर मी सांगू शकते हा पोरगा आहे, तो पोरगा आहे, याचे हे नाव आहे, त्याचे ते नाव आहे. तो आज हम आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खास लोगों ने आपके सामने गलत कहानी पेश की है और आपको ये बताया है कि ये जो हत्या है ये आदिवासियों ने की है. लेकिन ये आदिवासी वो नहीं है जिनके बारे में आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं. ये स्मार्टफोन रखने वाले आदिवासी हैं. ये वो आदिवासी हैं जो एक खास राजनीतिक विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उस पर विश्वास रखते हैं. ये आदिवासी वैसे आदिवासी नहीं है जैसे आपके दिमाग में आदिवासियों की छवि होती है. ये आदिवासी अखबार पढ़ने वाले आदिवासी हैं, ये न्यूज चैनल भी देखते हैं, ये राजनीति में अपनी पूरी दिलचस्पी भी रखते हैं, ये स्मार्टफोन वाले आदिवासी हैं, ये फेसबुक वाले आदिवासी हैं, ये सोशल मीडिया वाले आदिवासी हैं. ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं. और आगे बढ़ने से पहले जिन साधु के बारे में हमने आपको कल भी बताया था, एक बार हमें कल उनका एक वीडियो मिला था जिनकी हत्या हुई थी. उनका एक वीडियो हम आपको आज फिर से दिखाना चाहते हैं. अब आप सोचिए कि इस व्यक्ति के विचार आप सुनिए और कैसे इस साधु की निर्मम हत्या हुई है और इस साधु ने कैसे उस समय भी मुस्कुराकर शांति का एक संदेश देने की कोशिश की. कैसे ये साधु जो हैं ये उस पुलिस वाले की बाजू थामे हुए थे इस विश्वास के साथ कि ये मेरे ही देश के लोग हैं, हमारे ही राज्य के लोग हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे. और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं. पहले आप इनका एक वीडियो देखिए. पुत्रोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयुतं नितसंशयम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्धो भूमिका भुव भाविका. सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला जानते तो वो उसका मतलब समझेगा, पढ़ा लिखा होगा. और नाम है मेरा कल्प वृक्ष. चाय इनको दिया. स्वामी कल्प वृक्ष गिरी महाराज ये संत थे और अपने आखिरी समय में भी इनकी तस्वीर आप देखिए. इनके चेहरे पर क्रोध नहीं है, इनके चेहरे पर तब भी शांति थी, इनके चेहरे पर तब भी मुस्कुराहट थी, इनके चेहरे पर तब भी घृणा के या डर के कोई भाव उस समय नहीं थे. लेकिन इनकी गलती ये थी कि ये भगवा वस्त्र पहने हुए थे. इनकी गलती ये थी कि ये संत थे. इनकी गलती ये थी कि इनके पीछे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी नहीं खड़े हुए थे. ये इनकी गलती थी. आपने इससे पहले नोट किया होगा कि हमारे देश में जब भी कभी कोई दंगे होते हैं, कभी कोई लिंचिंग होती है, कभी कोई हिंसक भीड़ किसी की हत्या कर देती है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा जाता है. आप याद करिए जब उत्तर प्रदेश में अखलाक की हत्या हुई थी, हमें उसका बहुत दुख है, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था. लेकिन उसके बाद आप जानते हैं वो कितना बड़ा मुद्दा बना था. इसी तरीके से हाल ही में जब दिल्ली में दंगे हुए, कितना बड़ा मुद्दा बना था. और हम दिल्ली के दंगों की इस समय जांच चल रही है. ये तब हुए थे जब नए नागरिकता कानून की घोषणा हुई थी, उस दौरान ये दंगे हुए. जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे, दिल्ली में ही थे, उस समय दिल्ली में दंगे हुए थे. और हम आपको आज ये बता सकते हैं, मैं खुद वहां पर गया था, ये दंगे सुनियोजित तरीके से किए गए थे. ये दंगे एक दिन दो दिन में हो ही नहीं सकते थे. हमने जो वहां पर जाकर देखा उसमें हमें ये लगा कि इन दंगों के लिए कई कई हफ्तों की तैयारी की गई होगी पहले, और तब जाकर ये दंगे हुए हैं. और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको, जो कुछ हमने वहां पर देखा. उस समय भी ये कहा गया कि भारत में असहनशीलता बढ़ गई है. तो इससे पहले आपने देखा होगा कि कितना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है. इस बार ना तो किसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा,
बल्कि सबने कहा इसमें धार्मिक एंगल मत ढूंढिए, ये सिर्फ हिंसा की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी ने शोर नहीं मचाया, पश्चिमी मीडिया नहीं आया, मोमबत्तियों वाले जुलूस नहीं निकले, और हमारे देश के बड़े बड़े अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया पर किसी खास हैशटैग के साथ बाहर नहीं आए, किसी ने आंसू नहीं बहाए। और इसी बात का हमें दुख है। हम लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बताते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेंगे, आपको सच्ची तस्वीर दिखाएंगे, पूरी सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। सरपंच चित्रा चौधरी ने यह बताया कि इस आदिवासी इलाके में यह अफवाह जरूर फैली हुई थी कि चोर आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, इसलिए अफवाह वाली बात सही है। और इसी अफवाह को साधुओं की हत्या की वजह भी तब बताया गया। लेकिन सरपंच ने अपनी गवाही में जिस तरह से भीड़ के अचानक उग्र हो जाने की बात कही है, उससे यह सवाल उठता है कि क्या अफवाह सिर्फ कहने के लिए थी और असली मकसद साधुओं की हत्या करना ही था। अभी बड़ा सवाल यह भी है कि अफवाह है भी, और आपको अगर शक है भी कि ये लोग चोर हैं, तो क्या आप उनकी हत्या कर देंगे? ये तो वो देश है जब हमने कसाब जैसे आतंकवादी को भी पूरा फेयर ट्रायल दिया, वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट तक उसको जाने की इजाजत दी और तब जाके उसे फांसी की सजा मिली। ये वो देश है जहां पर हमने निर्भया के कातिलों को भी 7 साल अपना पक्ष रखने का मौका दिया, कानूनी विकल्प उन्होंने एक एक करके सब इस्तेमाल किए, तब जाके उनको फांसी हुई। तो फिर इन साधुओं ने ऐसा क्या किया था कि इन्हें इस तरह निर्मम हत्या का सामना करना पड़ा? सवाल यह भी है कि पुलिस अब तक ये क्यों नहीं बता पाई कि कैसे वो भीड़ के सामने इतनी बेबस हो गई और कैसे खुद पुलिस ने ही साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में बताया जाता है कि लगभग 15 पुलिस वाले वहां पर थे। क्या वो कुछ 100 लोगों की भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? इन सवालों का जवाब दिए जाने की बजाय इस समय इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। चित्रा चौधरी गढ़चिंचले गांव से बीजेपी की सरपंच है, हम आपको यह भी बता देते हैं। जबकि उग्र भीड़ के पीछे जिस नेता का नाम आ रहा है वो एनसीपी के जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी हैं। हो सकता है इसमें लोकल पॉलिटिक्स हो। काशीनाथ चौधरी ने भी आरोप लगाया है, इसलिए हमने उनसे भी बात की। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। काशीनाथ चौधरी ने आज अपना पक्ष रखा और सफाई दी कि वो तो वहां पर पुलिस के बुलाने पर ही गए थे और चित्रा चौधरी के साथ मिलकर वो भी भीड़ को समझा रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन हिंसक भीड़ किसी की बात नहीं मान रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। 16 तारखेच्या रात्री कासा भागामध्ये हॉस्पिटलमधले 2 कोरोना पॉझिटिव्हची बातमी लागली होती आणि कासा पूर्ण सील करण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न चालू होते आणि त्याच दरम्यान मी घरी होतो। रात्री त्या बातम्या ज्या काय अपडेट आहेत त्या बघत होतो। रात्री 10 वाजता मला कासा पोलीस स्टेशनवरनं पोलिसांचा फोन आला की तुमच्या मतदारसंघात गडचिंचले या ठिकाणी एक इको गाडी पकडलेली आहे लोकांनी आणि त्यातल्या प्रवासीयांना तिथली लोक मारहाण करत आहेत, तर तुम्ही यावं, त्यांना आपल्याला वाचवायला जायचं आहे। तर तुम्ही आला, तुम्ही त्या भागातले प्रतिनिधी आहात, तर तुमची मदत होईल आणि त्या हेतूने त्यांनी मला आवाहन केलं। मी घरून लगेच निघालो, कासा पोलीस स्टेशनला गेलो। कासा पोलीस स्टेशनवरनं पोलिसांच्या 3 गाड्या, माझी 4थी गाडी आणि कासा पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक कटारे साहेब हे स्वतः माझ्या गाडीत बसले। अशा 4 गाड्या घेऊन आम्ही गडचिंचल्याच्या दिशेने निघालो। रस्त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी, स्थानिक लोकांनी दगडा रचून ठेवल्या होते, रस्ते ब्लॉक केले होते, ते सुद्धा आम्ही काढले। आम्ही साधारणतः रात्री 11च्या दरम्यान त्या ठिकाणी पोहोचलो। आम्ही पोहोचण्याच्या अगोदर तिथल्या स्थानिक सरपंच चित्रा चौधरी या भारतीय जनता पक्षाच्या त्या ठिकाणी पोहोचल्या होत्या। आम्ही तिथे गेल्यानंतर त्या तिघांनाही मदत करण्याचा प्रयत्न केला। चित्रा सावक चौधरी या सुद्धा त्या ठिकाणी मदत करत होत्या, परंतु 2-2.5 हजाराचा जमाव त्या ठिकाणी होता। त्यांनी आमचंही ऐकलं नाही। तिथं वन विभागाचे कर्मचारी 3 होते, त्यांचंही ऐकलं नाही। आम्हालाही धक्काबुक्की केली। पोलिसांच्या गाडीवरती दगडफेक केली, माझ्या गाडीवरती पण दगडफेक केली। माझ्या गाडीला सुद्धा काच फुटली त्या ठिकाणी। आम्ही सगळ्यांना हात जोडून विनंती करत होतो, परंतु कोणीही ऐकलं नाही। आता या प्रकरणाला भारतीय जनता पक्षाकडनं राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे। मी त्या ठिकाणी पोलिसांनी आवाहन केलं म्हणून मदत कार्यासाठी गेलो होतो आणि तेही पोलिसांच्या सोबत गेलो होतो, परंतु आता भारतीय जनता पक्ष त्याला माझ्या पक्षाचं नाव घेऊन, शरद पवार साहेबांचं नाव घेऊन त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। माझी नम्र विनंती आहे अशा लोकांना
की कृपया याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका आणि ज्यांनी माझ्या नावाचा असा दुरुपयोग केलेला आहे किंवा माझी बदनामी केलेली आहे यांच्यावरती कडक कारवाई व्हावी ही विनंती। तो काशीनाथ चौधरी कह रहे हैं कि वहां 2500 लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। अब हमारा सवाल यह है, आप सब जानते हैं इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के इस समय जब आप जैसे सारे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, 2500 लोग कैसे इस लॉकडाउन में इस घटना स्थल पर पहुंच गए। ये सज्जन कहते हैं कि 2500 लोग थे। इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें कहा गया था कि 200 से 250 लोग थे। कोई नहीं बता पा रहा है कि असली संख्या कितनी थी, 200 लोग थे या 2000 थे, 250 थे या 2500 थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन को तोड़कर पहली बात तो बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई वहां चीज नहीं है, किसी ने मास्क नहीं लगाए हुए, ये सब तो छोड़ ही दीजिए। और इन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में 3 लोगों की खुलेआम निर्मम हत्या कर दी। ये कमाल की बात है। और आप सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, 24 घंटे के इतने सारे न्यूज चैनल्स यहां पर चलते हैं जो पल पल की खबर आपको देते हैं। इतना बड़ा सोशल मीडिया हमारे यहाँ पर है जहाँ करोड़ों लोग दिन भर सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी राय देते रहते हैं। और किसी को ये नहीं पता चल पा रहा कि इन 3 लोगों की हत्या भारत के ही इस कोने में, इस जगह पर कैसे हो गई। ये बहुत ही कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात जो हमें परेशान करती है वो ये है हमारे देश के मीडिया की उदासीनता इस खबर को लेकर। इस खबर को लेकर डिबेट्स तो बहुत कराए जा रहे हैं टीवी के स्टूडियोज में, लोग आकर लगातार भाषण दे रहे हैं आप सबके सामने, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इनकी जान बची कैसे नहीं। आपको हम ये भी बता दें कि जो पूरा इलाका है जहां ये घटना घटी है, ये सीपीएम का गढ़ माना जाता है। सीपीएम, ये जो विधानसभा सीट है, इस चुनाव में इस सीट को सीपीएम ने ही जीता है एनसीपी की मदद से। इसलिए जो विचारधारा है वहां पर, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। और बार बार हम आपको यही कह रहे हैं, ये आदिवासी नहीं थे, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ थी। जिस तरह से भीड़ द्वारा की गई साधुओं की हत्या पर राजनीति हो रही है, उससे ये साफ है कि मॉब लिंचिंग का ये मामला सामान्य नहीं है। जिन्हें चोर बताया जा रहा था वो चोर नहीं थे, और जिन्हें आदिवासी बताया जा रहा है वो आदिवासी भी नहीं है। साधुओं की हत्या करने वाली भीड़ के आदिवासी सामान्य आदिवासी नहीं थे, ये स्मार्टफोन वाले आदिवासी थे। उन्हें राजनीतिक तौर पर उग्र बनाया गया था, वरना किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो पुलिस के सामने भी लॉकडाउन का पालन न करते हुए ऐसे खुलेआम हत्या कर दे। ऐसा वही कर सकते हैं जिनके पीछे राजनीतिक शक्ति होती है, और जिस शक्ति का एहसास वो अपने इलाके के लोगों को कराना चाहते हैं, उन्हें डराने के लिए। इस मामले की जांच में अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं। इसके बाद ही पूरा सच आपके सामने आएगा कि पालघर में साधुओं की हत्या करने का असली मकसद क्या था। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो किसी भी खबर का सच तब सामने आता है जब उस खबर का लगातार फॉलोअप होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, कई सौ किलोमीटर दूर ऐसे दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, वहां पर कई कई दिन रहना पड़ता है। लेकिन जब कोई खबर मीडिया के लिए मर चुकी होती है तो उसका सच कभी सामने नहीं आता। इसलिए जी न्यूज इस खबर की पड़ताल लगातार करता रहेगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मीडिया का एक वर्ग और बड़े बड़े पत्रकार इस खबर को दबाने में भी जुटे हैं। इनके लिए इस खबर का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि इस खबर में एक धर्म विशेष का एंगल नहीं मिल पाया है अभी तक। और हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में ही बात करनी है, तभी आप सच्चे धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। अगर आप दूसरे तरफ की बात करेंगे तब आप धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएंगे। अगर जामिया यूनिवर्सिटी और जेएनयू की बात होती, शाहीन बाग की बात होती, या फिर दिल्ली के दंगों जैसी कोई खबर होती, तो ये बड़े बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी, ये नेता, ये सब कुछ लगातार सोशल मीडिया पर लिखते रहते और बोलते रहते। लेकिन आज सब मौन है। ऐसे लोगों ने अपने एजेंडे के जरिए लिंचिंग में मारे गए अखलाक, तबरेज अंसारी और पहलू खान जैसे लोगों के नाम पूरे देश को रटवा दिए। अब मैंने जो 3 नाम लिए हैं आपको अब तक रट चुके होंगे, लेकिन आपको इन दोनों साधुओं के नाम अब तक याद नहीं हुए होंगे।
लिंचिंग में मारे गए दोनों साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील महाराज के नाम आज भी आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वर्ग है ये चाहता ही नहीं कि आप इन्हें याद करें।